प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम प्रश्न तरंगड़ी के पार्ट 2 में 31 से 60 प्रश्नों तक प्रश्न जो हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर आप श्लोक वाइज सभी श्लोकों की व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप सानिध्य साहित्य जो यूट्यूब ऑनलाइन चैनल है उस चैनल पर आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हमारी वीडियो बोर्ड के माध्यम से एक एक श्लोकों की बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या चल रही है। 2-2.5 महीने का समय है, तो इसमें श्लोकों की व्याख्या देखना है तो सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बस प्रश्नोत्तरी देखना है तो आरके एजुकेशन स्टडी पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करें प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि नीति शतकानुसारम का पुरुषम सम अलंकरोति। नीति शतक के अनुसार पुरुष को कौन अलंकृत करता है? ऑप्शन ए युति करती है, बी बाणी करती है, सी पुत्री करती है और डी करा है कि पत्नी करती है। तो भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक एक मुक्तक काव्य है। उनकी 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, और एक उनका व्याकरण ग्रंथ है वाक्यपद्यम। यह चारों रचनाएं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। तो नीति शतक जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है उसी नीति शतक से यह प्रश्न पूछा गया है कि नीति शतकानुसारम का पुरुषम सम अलंकरोति। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, बाणी। प्रश्न नंबर 32 देखें तो प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि कस्य जनन्या नाम जतुकर्णी आसीत्। ऑप्शन ए भारवे, बी वाल्मीकि, सी भभूते और डी भर्तृहरे। तो किसकी माता का नाम जतुकर्णी है? भारवी जी के कि वाल्मीकि के कि भभूति के कि भर्तृहरि के? तो यह जो प्रश्न हैं और जितने भी प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको मूल ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। मूल ग्रंथ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर मूल ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं तो यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या एमसीक्यू क्वेश्चन हो या मॉडल हल प्रश्न पत्र हो, इसमें आपको कुछ दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेगी। मूल पुस्तक से वाचन आप करेंगे, मूल पुस्तक का वाचन करेंगे तो आप ज़्यादा सफल महसूस करेंगे अपने आप को और अपनी तैयारी को भी। तो कस्य जनन्या नाम जतुकर्णी आसीत् प्रश्न नंबर 32 में यह कई बार बताया जा चुका है कि भभूति जनन्या अर्थात भभूति के माता का नाम जतुकर्णी भी आता है और कई पुस्तकों में जातुकर्णी भी मिलता है। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है कि भर्तार आत्मा सदृशम सुकृते गर्ता त्वम इति कथन अस्ति। यह किसका कथन है? सारंगस्य, तापस्य, कश्यपस्य या कास्पस्य? तो पहले यह लाइन देखा जाए तो यह अभिज्ञान शाकुंतल से उद्धृत है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है। इसका उपजीव्य महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलापाख्यान में मिलता है और पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में भी इस कहानी को पाया जाता है, उसमें भी इस कहानी का वर्णन है। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के पड़े कथा का वर्णन मिलता है। तो 7 अंकों का नाटक है और इसमें दोनों जो इसका नायक जो दुष्यंत है वह धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। तो राजा जो होता है हस्तिनापुर का वह दुष्यंत और यह जो शकुंतला है इन दोनों के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतल में। तो प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है कि भर्तार आत्मा सदृशम सुकृते गर्ता त्वम इति कथनम अस्ति सारंगवस्य, तापस्य या कश्यप। यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प हमारा डी सही होगा, काश्यपस्य। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहा है कि लक्ष्मी सूरम कथ्य इव
कथम इव परिहरति, लक्ष्मी सूरम कथम इव परिहरति। ऑप्शन ए दातारमिव, बी दुःस्वप्नमिव, और सी कह रहा है पातकीमिव, और डी कह रहा है कंटकमिव। तो प्रश्न नंबर 34 में लक्ष्मी सूरम कथम इव परिहति, तो विकल्प हमारा डी सही होगा, कंटकमिव, कंटकम इव। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें तो प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि शिरोभिष प्लस उद्यते में संधि कुरुतः। इसमें जो संधि तो ये हो ही गया है, शिरोभिष प्लस उद्यतेम का संधि पद हमको बताना है। तो शिरोभिरूह्यते होता है कि शिरोभिसूह्यते होता है कि शिरोभिसूह्यते है कि शिरोभिरूह्यते है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो शिरोभिष प्लस उद्यते, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होता है, शिरोभिरूह्यते। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है कि मेघदूते कस्य रसस्य प्रयोगः, मेघदूत में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करुण रस का, बी हास्य रस का, और सी विप्लव श्रृंगार रस का, या अद्भुत रस का। तो मेघदूत पे हम लोग चर्चा करें तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित एक खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, मंदाक्रांता छंद में पूरा महाकाव्य निबद्ध है। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी होता है। मेघदूत खंड काव्य महाकाव्य कालिदास द्वारा बी रचित एक खंड काव्य है और जिसको आप गा भी सकते हैं, और इसे डॉक्टर कीथ ने शोक गीत भी कहा है। मेघदूत में हम देखेंगे तो मंदाक्रांता छंद की प्रधानता है, बल्कि एक ही छंद में यह पूरा महाकाव्य रचित है और इसमें विरही यक्ष के विरह का वर्णन मिलता है। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए अलकापुरी, कैलाश पर्वत और यक्षरी के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर मेघदूत का श्लोक वाइज अगर आपको वीडियो देखना है तो हम एक नए चैनल पे सानिध्य साहित्य पे मेघदूत के प्रति एक एक श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अगर आप चाहें तो सानिध्य साहित्य यूट्यूब ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मेघदूत किस रस में है, तो मेघदूत विप्लव श्रृंगार में होता है। कहें कि संयोग श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार, श्रृंगार रस की 2 शाखाएं होती हैं। तो संयोग श्रृंगार वह होता है जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन मिलता है, और विप्लव श्रृंगार में जहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं के विरह का वर्णन मिलता है वहीं पर विप्लव श्रृंगार है। इसका नायक यक्ष है और नायिका यक्षड़ी है, जो दोनों के विरह का वर्णन है मेघदूत में। तो इसीलिए इसका जो रस है, जो मुख्य रस है, वह विप्लव श्रृंगार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कदा अभवत्, अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए चैत्र कृष्णाष्ट अष्टम्याम 1915, बी कह रहा है कि चैत्र शुक्लाष्टयाम सन 1915, सी कह रहा है वैशाख शुक्लाष्टयाम सन 1858, और डी कह रहा है वैशाख कृष्णाष्टयम सन 1858। तो अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा बी रचित हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में शिवराज विजयम लगा हुआ है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास लगा हुआ। शिवराज विजयम संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है जो 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित यह एक संस्कृत और ऐतिहासिक वाङ्मय का उपन्यास है जिसका नायक महाराष्ट्र के केसरी हो, शिवाजी जो होते हैं महाराष्ट्र केसरी, उनके बारे में है और यमन अर्थात मुगल शासक के वर्णन मिलता है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास जी को उनका जन्म चैत्र शुक्ल अष्टयाम सत्र 1915 माना जाता
है। इनकी उपाधि घटिका शतक है, अर्थात एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने वाले घटिका शतक हैं, सुकवि हैं, बिहारी बिहार, इनकी सम्मेलन में इनको कुछ उपाधियां मिली थी इत्यादि। इनके उपाधि भी बहुत हैं और यह वाराणसी में थे और वाराणसी से यह बिहार उहार तक के प्रवक्ता लेक्चरार के पद पर भी रहे। इनकी रचनाएं भी कई हैं और हिंदी में भी इनकी रचना है और संस्कृत में भी इनकी रचना है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में पूछ रहा है कि नीति शतकानुसारम कवे ज्ञानस्य मदः कदा व्यपगतः। ऑप्शन ए यदा सर्वज्ञ अभवतः, बी यदा किंचित ज्ञानम अभवतः, सी यदा बुद्ध जन साकाशम आगच्छत और डी करा यदा मूर्ख आसी। तो कह रहे हैं कि नीति शतक के अनुसार कवि जो है वह ज्ञान में कब मद जाते हैं, तो जब आते हैं तो उनको ज्ञान कब होता है कि हम कितना ज्ञानी हैं। कदा व्यपगतः, तो यदा सर्वज्ञ भवत, सभी अपने को सर्वज्ञ पूछते हैं। यदा किंचित ज्ञानम, और थोड़ा सा ज्ञान में नहीं। यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही होगा, यदा बुद्ध जन का सम आगच्छत। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 39 को देखें तो प्रश्न नंबर 39 पूछ रहा है कि यक्षड़ी अस्ति, यक्षड़ी है। ऑप्शन ए मेघस्य भारती जाया है, बी मेघस्य सखी और सी यक्षस्य पत्नी और डी का रहा उपयुक्तम सर्वम। तो देखिए जब पेपर में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत लोग गच्चा खा जाते हैं, तड़ाक से मारेंगे यक्षस्य पत्नी। क्या है कि यक्षड़ी जो है वह यक्ष की पत्नी है, ऊपर का 2 विकल्प पढ़वे नहीं करेंगे। जब नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा भी प्रश्न ओवर कॉन्फिडेंस में 2-4 लोग 2-4 को गलती कर ही देते हैं और इसमें पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। पेपर में जब आए तो ऑप्शन पूरा पढ़ें, चारों विकल्पों को पढ़ें। देखिए कह रहा कि यक्षड़ी है। ऑप्शन ए कह रहा कि मेघस्य भारती जा, अर्थात मेघ की भाभी है। यह भी यक्ष बताया कि वो तुम्हारी भाभी है, तुम उससे जाओगे मिलने, तो बताया है। फिर कह रहे हैं मेघस्य सखी, यह भी सही है कि वह मेघ की सखी है। और सी कह रहा है यक्षस्य पत्नी और यक्ष की पत्नी भी है, अर्थात यहाँ पे विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, उपर्युक्तम सर्वम, अर्थात सभी सही है। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में पूछ रहा है कि कादम्बर्याः मूलम स्रोतः किम, कादम्बरी का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए अमर कथा, बी गुणाढ्यकृत बृहत कथा, सी आवंती सुंदरी कथा और डी शूद्रक कथा। तो शूद्रक कथा और आवंती सुंदरी कथा, तो आवंती सुंदरी कथा जो है वो तो डांडी की रचना है। अब पूछ रहा है कि कादम्बरी, तो कादम्बरी पे हम लोग चर्चा करते हैं। कादम्बरी हमारे यूपी टीजीटी में हमको पढ़ना क्या है, तो कादम्बरी के ही अंतर्गत आता है सुकनासो उपदेश, और हमको विशेष मूल रूप से वाचन तो करना है सुकनास उपदेश का, लेकिन कादम्बरी के बारे में भी हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए। कादम्बरी जो जिसकी विधा कथामुख है और इसके रचयिता जो हैं बाण भट्ट जी हैं, और यह जो है यह गद्य में लिखा गया है, यह पद में नहीं, इसकी रचना गद्य में की गई है और इसकी विधा जो है वह कथामुख है। और इसका उपजीव्य अगर माना जाए तो यह गुणाद की बृहत कथा को ही माना जाता है। इसके पूर्वार्ध भाग को अगर देखा जाए तो महाकवि बाण भट्ट द्वारा भी रचित है और उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट द्वारा रचित है। इसमें इसका नायक जो है वह चंद्रापीठ होता है और कादम्बरी जो है वह इसकी नायिका होती है। कादम्बरी की नायिका का ही नाम कादम्बरी होता है और कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है और चंद्रापीठ के साथ साथ जो पुंडरीक इसका मित्र है उसका भी वर्णन मिलता है। और इसमें तारापीठ जो चंद्रापीठ का पिता होता है उसके मित्र जो सुकनास होते हैं वह प्रधान अमात्य होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री भी होते हैं। राजा चंद्रापीठ माफ कीजिएगा राजा तारापीठ के प्रधानमंत्री होते हैं सुकनास। सुकनास के पुत्र का नाम होता है पुंडरीक और तारापीठ के पुत्र का नाम होता है चंद्रापीठ। जैसे तारापीठ और सुकनास मित्र होते हैं वैसे पुंडरीक और चंद्रापीठ भी मित्र होते हैं। तो यह कादम्बरी का मोटा वर्णन मिल गया है आपको। इसमें पंपा सरोवर मिलता है, अछोत सरोवर मिलता है, शामली ब्रिज का वर्णन मिलता है, जवाली आश्रम का वर्णन आता है, हारित पुत्र जवाली जो हारित होते हैं जवाली ऋषि के पुत्र होते हैं, वह सुक को लेके जाते हैं, शूद्रक के पास लेकर जाते हैं और शूद्रक के पास जब सुक जाता है तो अपना दाहिना पैर उठाकर बड़े नम्र भाव से उसको प्रणाम बोलता है। यह सब प्रश्नों
में पूछा जाएगा। जब तक आप मूल ग्रंथ को नहीं पढ़े होंगे तब तक MCQ क्वेश्चन में आप नहीं निकाल पाएंगे। मूल ग्रंथ को आपको पढ़ना चाहिए। अगर समय मिला है तो मूल ग्रंथ का भी वाचन करें। जहां आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जहां आप MCQ क्वेश्चन 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 घंटा और बढ़ा दीजिए। मूल ग्रंथ को भी आपको देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही होता है, गुणाकृत बृहत कथा। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही है। हम प्रश्न नंबर 41 को देखें तो प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि रेफः कस्मिन् ध्वनि वर्गे परिगणित व्याकरण। व्याकरण में रेफ किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो अनुनासिक वर्गे आता है कि स्पर्श वर्गे आता है कि ऊष्म वर्गे आता है कि अंतस्थ वर्गे आता है? तो प्रश्न नंबर 41 में रेफ जो होता है वह अंतस्थ वर्गे आता है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है कि चित्र दर्शनम इति आख्यांक कस्मिन् नाटके वर्तते। चित्र दर्शन नामक अंक किस नाटक में है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतल में है, बी मालविका अग्निमित्रम में है, सी उत्तर रामचरितम में है और डी कह रहा है कि मृच्छकटिकम में है। तो पहले हम इसको देखें तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी और इसके रचनाकार हैं शूद्रक। और शूद्रक जी इस नाटक को रचना किए हैं तो इसका उपजीव्य भास रचित चारुदत्त नाटक नामक जो नाटक है उसको माना जाता है। तो यहाँ पे यह नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जो शब्द है अर्थ है, इसको हम एक एक प्रश्न में जितनी हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से हम सब पर व्याख्या करते चलेंगे। यह पुस्तक लगी हुई है तो इसमें भी हम लोग जो विकल्प के रूप में है उसके बारे में भी हम लोग व्याख्या करेंगे, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो मृच्छकटिकम शूद्रक जी की रचना है यह, और मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतल और विक्रम उर्वशीयम, यह 3 रचनाएं महाकवि कालिदास जी की है और यह तीनों की विधाएं नाटक है, अर्थात यह सब रूपक हैं। और इसमें पूछ रहा है कि चित्र दर्शन इति आख्यांक कस्मिन् नाटके वर्तते, तो यह उत्तर रामचरितम में है। चित्र दर्शन जो है उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम होता है, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश होता है, तृतीय अंक का नाम छाया अंक होता है, चतुर्थ अंक का नाम कौशल्या जनक योग होता है, पंचम अंक का नाम चंद्रकेतु और लव के युद्ध का वर्णन होता है, उसको कहा जाता है क्या? कुमार विक्रम। और षष्ठम अंक को कहा जाता है कुमार प्रत्याभिज्ञान और सप्तम अंक को ही सम्मेलन या गर्भांक कहा जाता है। इसमें गर्भांक अगर दिया जाए कि गर्भांक अंक किसमें है तो उत्तर रामचरितम में है। उत्तर रामचरितम में भभूति जी ने भगवान रामचंद्र के 12 वर्ष के बाद का वर्णन किया है और इन्हीं की एक रचना है महावीर चरितम, उसमें 12 वर्ष पूर्व का वर्णन किया, अर्थात भगवान के पूर्व जीवन का वर्णन महावीर चरितम में है और भगवान के बाद जो बाद का जीवन है वह उत्तर रामचरितम में। कुल इनके संस्कृत वाङ्मय में 3 नाटक हैं और 3 नाटक मिलते हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, 3 नाटक मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले मातली क आसीत। अभिज्ञान शाकुंतल में मातली कौन है? दुष्यंत का मंत्री है कि इंद्र का सारथी है कि इंद्र का सेनापति है कि कर्ण और शिष्य है? तो कर्ण और शिष्य इसमें देखा जाए तो सारंग और शारदत्त होते हैं। इंद्र का सेनापति तो होता ही नहीं है, दुष्यंत का मंत्री भी नहीं है, यह इंद्र का सारथी होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा बी सही होता है और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह षष्ठम अंग में, अभिज्ञान शाकुंतल के षष्ठम अंक में मिलता है। इसको पश्चाताप अंक भी कहा जाता है और इसी में यह मातली आता है जो इंद्र का सारथी होता है और भगवान इंद्र के यहाँ दुष्यंत को बुलाता है। देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध होता है तो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाता है और यह दुष्यंत जाते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करके जब वहाँ से वापस आते हैं तो यह मारीच आश्रम पर आते हैं। मारीच आश्रम पर जब आते हैं उसी समय वह सौरदमन अर्थात अपने पुत्र और भारत में वही जो राजा भारत हुए जिसके नाम से पूरा भारत देश पड़ा, तो वह सौरदमन को बाघ के बच्चे को दांत गिनते
घूमते हुए या बाघ के बच्चे के साथ खेलते हुए यह देखते हैं और देखकर उस बच्चे के तरफ मोहित होकर के उसको उठाने और खिलाने के लिए चले जाते हैं। जैसे यह गोद में लेते हैं तो अमरकंटक नाम की एक औषधि होती है जो सौरदमन के गले में पहनाया गया होता है, और उसकी खास बात यह होती है कि अगर उसके परिजन परिवार के लोग के अलावा कोई दूसरा स्पर्श करेगा तो वह तुरंत जल जाएगा। और राजा जब उसको गोद में लेते हैं तब वह पूछते हैं और सब लोग अवाक हो जाते हैं कि यह कौन है, यह कौन है। तो उसको पता चलता है। फिर मारीच ऋषि आते हैं और मारीच ऋषि को पता रहता है तो वह जाते हैं, शकुंतला को लाते हैं और सबका वहाँ पे मिलन कराते हैं। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल में मातली जो है वह इंद्र का सारथी होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में पूछ रहा है कि दुर्योधन यज्ञ कार्य संलग्नम भवति। दुर्योधन यज्ञ कार्य में संलग्न है तो कैसे है, यही पूछ रहा है। और यह जो आया है दुर्योधन के यज्ञ कार्य का, तो यह महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग जो यूपीटीजीटी में लगा हुआ वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें जब वनेचर आता है तो महाराज युधिष्ठिर से द्वैतवन में बताता है कि जो दुर्योधन है वह दुशासन को युवराज बना करके स्वयं यज्ञ कार्यों में संलग्न हो गया है, गुरुओं के द्वारा बताए गए सभी मार्गों पे चल रहा है। हे महाराज, जो आप लोगों से वह अनीत पूर्वक राज्य को जीता था अब उसको नीत पूर्वक जीतना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, दुशासनम राज्य उपावेश्य। प्रश्न नंबर 44 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में पूछ रहे हैं कि भानु प्लस अस्त इतस्य संधि रूपम अस्ति। इसका संधि रूप कौन सा होगा? तो भानु का उ और यहाँ निकलेगा उ अ, तो कौन सी संध होगी? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें पूछ रहे हैं कि संधि रूप कौन सा है, तो भानुस्त है कि भानवस्त है कि भानोस्त है कि भानोस्व होगा। तो प्रश्न नंबर 45 में देखें तो इसमें भानवस्त होगा। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 देखें तो प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं कि प्रेजते इत्रत्र क संधि। प्रेजते में कौन सी संधि है? पररूप संधि है कि पुरूप संधि है कि यड़ संधि है कि आयादि संधि है? तो यह हम सब विदित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह एग्जाम्पल है। कई बार पेपर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया, तो हम बार बार इतना पढ़ लें कि हमको याद भी हो जाए कि प्रेजते में कौन सी संधि है। तो प्रेजते में पररूप संधि होती है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है कि इष्टुना इष्टु सूत्र संबद्ध उदाहरण अस्ति। ऑप्शन ए चक्रिन ढोकसे, बी शिवच्छाया, सी रामो स्वस्ति और डी कह रहा है एतन मुरारी। तो इष्टुना इष्टु सूत्र जो होता है उसका उदाहरण पूछ रहा है। तो यह संधि इष्टुत संधि होती है और इसका सूत्र इष्टुना इष्टु। तो प्रश्न नंबर 47 में उसका उदाहरण जो होता है चक्रिन ढौकसे होता है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखें तो प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है कि हरिम बंदे इत्यत्र क संधि। हरिम बंदे में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए इष्टुत संधि है कि गुण संधि है कि पुरूप संधि है कि अनुस्वार संधि है? प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो हरिम बंदे में अनुस्वार संधि होती है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि द्वंद्व समासयो उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है उदत्तोदना, छात्रोपानहम और करें द्विरात्रम और करें प्रिय सर्पिशकः। तो प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में देखा जाए तो द्वंद्व समास का उदाहरण है तो ऑप्शन बी छात्रोपानहम। प्रश्न नंबर 49 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो प्रश्न नंबर 50 में पूछ रहे हैं कि निष्कोपः इत्रत्र क समास। कह रहे हैं कि निष्कोप इत्रत्र क समास। तो प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन कह रहे हैं कि अव्ययी भाव है, बी कह रहे हैं कि बहुब्रीहि है और सी कह रहे हैं कि तत्पुरुष है और डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सर्वम। तो उपयुक्त सर्वम नहीं होता है। निष्कोप में जिसका तृतीय पद जिसमें प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, तृतीय नहीं अन्य पद जिसमें प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। तो निष्कोप इत्रत्र में यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 पूछ रहे हैं कि सभा पंडित
इत्यत्र विग्रह क, सभा पंडित का विग्रह क्या होगा? सभाया पंडित या सभायाम पंडित या सभाम पंडित या सभाए पंडित। तो प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में सभा पंडित का विग्रह देखा जाए तो सभाया पंडित नहीं होगा, सभाम पंडित भी नहीं होगा, इसका विग्रह होता है सभायाम पंडित। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 52 को देखें तो प्रश्न नंबर 52 में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कृष्ण काकः इत्यत्र समासः वर्तते। प्रश्न नंबर 52 में कौन सा है? तो काकः माने कौआ होता है और कृष्ण माने काला, तो काला कौआ है, तो काला कौआ है तो इसमें द्वंद्व समास तो नहीं होगा, काहे कि इसमें चौ रही है ये नहीं है। बहुब्रीहि समास इसमें तीसरा मनो अन्य पद प्रधान भी नहीं है। तृतीया तत्पुरुष इसमें कोनो विधि उधि और कोई क्रिया और लगी नहीं है। यह कृष्ण काकः में कर्मधारय समास हो जाएगा। करिया है कौआ, तो जब करुआ कौआ करिया है तो उसमें का कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और प्रश्न नंबर 53 में पूछ रहे हैं कि त्रिलोकी इत्यत्र क समास। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी कह रहे हैं कि द्विगु समास होता है। तो प्रश्न नंबर 53 में अगर देखा जाए तो त्रिलोकी शब्द में समास पूछ रहे हैं तो त्रिलोकी में द्विगु समास हो जाएगा। काहे हो जाएगा? कि आगे त्रिय लिखा हुआ है यानी कि गणना गिनती का है, तो त्रिलोकी और त्रिलोकी में समास पूछा है तो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 53 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहा है कि वधू शब्दस्य षष्ठेक वचने यद रूपम भवति तद, अर्थात वधू शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होता है कौन सा? वध्वा बनता है कि वधो बनता है कि वधो बनता है कि वधु बनता है? तो वधू शब्द का षष्ठी में एक वचन देखा जाए तो इसमें वध्वा बनता है, वधो वधो और वधु नहीं बनता है, वध्वा बनता है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 55 तो प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि सखी शब्दस्य पंचमेक वचने है रूपम भवति। सखी शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, सखाया है कि सख्या है कि सख्यु है कि सखीस्य है? तो इसमें सखी शब्द में जाएंगे तो सखाया सख्या पंचमी में नहीं बनता है, पंचमी में सख्यु बनता है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में डाट देकर पूछ रहे हैं कि शब्द साम्यम वैश्यक्य अपि स्वरस्य यतः रिक्त स्थानम पूर्यतः। ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी अर्थालंकार और डी कर रहे हैं शब्दालंकार। तो प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 नहीं माफ कीजिएगा 56 है ना, 56 में तो प्रश्न नंबर 56 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? कि शब्द साम्यम वैश्वेक अपि स्वरस्य यतः रिक्त स्थानम, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में अनुप्रास अलंकार आएगा। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 57 देखें तो प्रश्न नंबर 57 में पूछ रहा है कि गच्छत शब्दस्य रूपम नास्ति। गच्छत शब्द का रूप नहीं है, गच्छत नहीं है कि गच्छतान नहीं है कि गच्छता नहीं है कि गच्छतो नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 57 में तो यहाँ पे गच्छतः गच्छता गच्छतो यह तो रूप बनता है, लेकिन गच्छतान कहाँ बनता है? यही नहीं बनता है, गच्छतान नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 में पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द नास्ति। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चंपू, बी ग्लानी, सी रज्जु और डी वही। तो प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो जिसमें डीप, डिश, गिन ऐसे जो प्रत्यय लगते हैं तो वही क्या करते हैं? स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें चंपू, ग्लानी, रज्जु यह सब स्त्रीलिंग है, जो वही है वही स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब काहे नहीं है तो मैं बोर्ड उड़ रहा था तो उस पर लोग बताते, तो यहाँ ये नहीं, इसमें बस इतना टिक लगाते चलेंगे। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखें तो प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि राजन शब्दस्य राज्ञः इति रूपम कुत्र भवति। राज्ञः रूप कहाँ बनता है? तो यहाँ पे देखें तो द्वितीयाम में, पंचयाम में, षष्ठयाम में, तो राजन शब्द राज्ञः, राजन शब्द का राज्ञ
इति रूपम कुत्र भवति, कहाँ कहाँ होता है? तो द्वितीया में भी बनता है राज्ञ, पंचम्याम में भी बनता है राज्ञ और षष्ठयाम में, यानी द्वितीया, पंचमी, षष्ठी ये तीनों में बनता है राज्ञ। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सर्वत्र। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और मित्रों आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। आपको कैसी यह क्लास लगी इसमें आप कमेंट करके बताइएगा, और कैसा जो कुछ कमी भी हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ मित्र हमको पहले से ही समझते हैं, अच्छा है, उनका आभार हम व्यक्त करते हैं। बेचारे कमी बेसी जो होती है उसको अब बताते हैं। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 और कह रहा है कि हन धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष से एक वचन है रूपम अस्ति। हन धातु का लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है, क्या बनता है? हंसी, जही, हंती, हन्या। तो प्रश्न नंबर 60 में देखें तो हन धात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हंसी नहीं बनता, हंती भी नहीं बनता, यहाँ जही बनता है। क्या बनता है? जही बनता है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं विराम। इसके बाद आपको फिर यह गुरु जी की पुस्तक से हम आपको करवाते रहेंगे हल, और इसमें हमारे हल कराने का जो व्याख्यात्मक है इस पर भी आप मतलब कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सही है कि गलत है। भरसक हम अपने प्रयास के हिसाब से हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को दें। आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जिन भाइयों को अभी नई तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनको समय मिला है, नए नए हैं, तो श्लोक वाइज भी हम एक बार पुनः आपको सूचित कर रहे हैं कि सानिध्य साहित्य यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे मेघदूत का एक एक श्लोक का व्याख्या भी चल रहा है और उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ अच्छा वाचन भी चल रहा है। तो आप चाहते हैं तैयारी के स्तर को मजबूत करना तो सानिध्य साहित्य से आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे हम प्रश्नोत्तरी कराते हैं, प्रश्नोत्तरी इस पर प्रतिदिन हम डालते जाएंगे और यहाँ पे चैनल पर प्रश्नोत्तरी पढ़ती रहेगी। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।